सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में गणित पीवाईक्यू सीरीज का ये दूसरा वीडियो, और इसमें करेंगे हम 30 पीवाईक्यू क्वेश्चंस की। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आयोग द्वारा पूछे गए सीधे वही सवालों को इसमें हमने शामिल किया है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला सवाल है कि एक स्कूल में 360 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 360 छात्र हैं। अब क्या है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 300 छात्र हैं, इसमें 2/3 क्या है, लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या बताना है जो खिलाड़ी नहीं है। तो देखो, इसको समझने की जरूरत है। तो हम देखो इसको एक डायग्राम के थ्रू बना लेंगे। 360 बच्चे हैं, इसमें से क्या है, 2/3 क्या है, लड़कियां हैं, ये गर्ल्स हैं। बचा कितना? अब आपको यहीं पर ये सॉल्व करते जाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2/3 यदि गर्ल्स हैं तो बचे हुए लड़के 1/3 होंगे, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। फ्रैक्शन क्या होता है, कंप्लीट चीज 1 कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है, 1/3 यानी 1/3 कहलाएगा। ये क्या है, 1/3 लड़के हैं दोस्तों। अब लड़कों की बात इसमें की है कि जिनमें से 3/4 क्या है, खिलाड़ी हैं। लड़के क्या है, लड़के 3/4 खिलाड़ी हैं, 1/3 का। तो 3/4 किसका दोस्तों, 1/3 का जो है क्या है, ये खिलाड़ी हैं। ये क्या है बच्चों, ये दोस्तों हैं खिलाड़ी। अब प्रश्न क्या है कि लड़कों की संख्या बतानी है जो खिलाड़ी नहीं है। अब देखिए 3/4 क्या है, खिलाड़ी है, तो 1/4 जो होंगे वो क्या होंगे, खिलाड़ी नहीं होंगे। किसका? 1/3 का। 1/3 लड़के हैं ना पहले से ही। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 1/3 के अंतर्गत हमने फ्रैक्शन बनाए हैं। 3/4 और बचा हुआ 1/3, 1/4, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तभी तो 1 बनेगा। ये क्या है, खिलाड़ी हैं, और 1/4 खिलाड़ी नहीं है। टोटल फ्रैक्शन बना जो लड़के क्या हैं, खिलाड़ी नहीं है। ध्यान से समझते जाना है। जो है लड़के खिलाड़ी नहीं है, कितना हो गया, 1/12। और छात्र कितने हैं, 360। अब देखो दोस्तों कितना हो गया, 12 3 36, 30 जो लड़के हैं वो क्या है, संख्या है लड़कों की जो खिलाड़ी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 30। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो है अगला प्रश्न है, तो अगले हम प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 40, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। 80 का 40% क्या है? सीधा सीधा है। प्रतिशत मतलब होता है उसके बटे में हम 100 में लगा दें। 40% मतलब 40/100। अब इसका हम कर देंगे सॉल्यूशन, तो 8 चौके 32 हो जाएगा। इसका ए नंबर जो है, इसका बिल्कुल सही जो है उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या है, इसको दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। तो हमें क्या करना है, 50 छात्र हैं, 40% क्या है, गर्ल्स हैं, तो बचे हुए बॉयज कितने प्रतिशत हैं, 60% है। दोनों की संख्या बतानी है। तो ये है क्या, गर्ल्स, और ये हैं बॉयज। तो देखो लड़के पहले लिखा है ऑप्शन में, तो लड़कों की संख्या पहले आप निकाल लें। तो 50 का कितना, 60%, तो कितना निकल आएगा, 5 छक्के 30। 30 क्या है, लड़के हैं, तो लड़के कहाँ गए, यहाँ पर 30 देखो लड़के हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, बॉयज लिखा है पहले, तो बॉयज कितने हैं, 30 हैं, और गर्ल्स बची हुई कितनी बची, 20। तभी तो 50 हुआ ना। तो लड़के हैं 30 और लड़कियां हैं 20। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप कोशिश करिए इस तरह की और क्वेश्चन करने की, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी कैलकुलेशन बढ़ेगी, एरर नहीं होगी, प्लस कॉन्सेप्ट और अच्छा आपका हो जाएगा। अब आप देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से सुनिएगा आप। कक्षा 9 की अंतिम कक्षा में 50 छात्र हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया, 50 छात्र हैं। 10% क्या है, फेल हैं। क्या है, फेल हैं। तो 90% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो 90% कितना होगा, अब इसको बहुत फास्ट आपको कैलकुलेशन करना है। 50 गुणे 90/100, बटे 100 करेंगे तो 2 जीरो ये कट जाएंगे, और 9×5 = 45। तो देखो हमने बिना सॉल्व करे इसका उत्तर निकाल लिया। तो ये कोशिश करनी है, ये आपको इस लेवल पर आना है, कम से कम ये जो छोटे मोटे कैलकुलेशन है वो आप बिल्कुल फास्ट तरीके से कर सकें, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि संख्या 400 में 10% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या है। दोस्तों जो कोई बेसिक कंसेप्ट है जिनके, वो तो बहुत फास्ट कर लेगा।
लेकिन यदि आप नए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, मैथ से थोड़ा नया पढ़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से जरूरत देखने की है। तो एक चीज देखो, तरीका क्या है कि 10% वृद्धि का। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कैसे? 400 का आप 100% निकालोगे, देखिए 100/100 करोगे तो क्या आ जाएगा? 400। लेकिन यहाँ पर 10% की वृद्धि है, इसका मतलब है चीज 100% नहीं है, अब कितनी हो गई? 110। 110 क्यों कहेंगे? क्योंकि 100% तो पहले से है ना। वृद्धि कितने की हुई? 10% की। तो चीज कितनी हो गई? 400 में से 110% उसका हम निकाल लेंगे, तो ये दो जीरो कटेंगे और 11 चौके 44, आपका 440 देखो उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो जिससे बनता है तो वो कहेगा कि बहुत सरल है, तो उसको थोड़ा सा क्या करना है, आपको स्किप कर जाना है, थोड़ा बढ़ा लेना। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जिस जो बंदा पहली बार वीडियो देख रहा है, पहली बार कॉन्सेप्ट जिसका बेसिक कम है, उसे भी और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मिश्र धातु में देखिए 26% क्या है? तांबा है। और 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए मिश्र धातु की आवश्यकता क्या होगी? एक मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। अब इस मिश्र धातु में 26% क्या है? तांबा है। बाकी का कितना परसेंट बचा? अब ये कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट आनी चाहिए। 26 4 हो गया 30, 70 74%। 74% क्या है? अन्य धातु है। अब हमें प्रश्न क्या है कि मिश्र धातु निकालनी है, 100% निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल देखिए, 26% जो तांबा है किसके बराबर है? 260 ग्राम के। अब हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 26% तांबा है और ये उसकी क्वांटिटी है, तो तांबा को तांबे के बराबर लिख सकते हैं ना। तो 26% है 260 ग्राम के, तो हमें निकालना कितना है? 100% निकालना है। 100% कैसे निकलेगा? 260/26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 260/26 हो जाएगा। और 100 मतलब 100 का फिर गुणा हो जाएगा, है ना। 26 का 10 बार हो जाएगा 260 और 1000 आपका ग्राम निकल आएगा। तो ये था बहुत सरल उत्तर। अब आपको ये टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं इसको एक एक चीज बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन आप दोबारा करोगे तो आपको क्या है, कम समय लगेगा। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ कि एक चांदी जो है कितना है? आपका 34% चांदी है एक मिश्र धातु में। ठीक है, कितनी है? 34%। अब आपको बताना है कि 680 ग्राम 680 ग्राम चांदी प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी? ये आप क्वेश्चन कर लीजिए कमेंट बॉक्स में। आप भी करिए, अभी तो बनेगा, है ना। इसी तरह हम पढ़ते जाएंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 250 का 42% और ये प्लस है यहाँ पर, ये थोड़ा क्या है कि इसकी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। प्लस 420 का 25%। अब वैसे तो बहुत आसान है लेकिन हम कर देते हैं। का मतलब होता है गुणा, बटे 100 प्लस 420 गुणे 25/100। अब आप दोनों को ध्यान से देखेंगे, एक ही क्वांटिटी है, जीरो यहां लगा है, जीरो बगल में, लेकिन है तो गुणे में ना, 10 का अंतर है। तो ये दोनों एक ही क्वांटिटी है, लेकिन एक को सॉल्व करेंगे उसी को दो बार ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर 10 लिख देंगे, 25 चौके 100, 420 में देंगे भाग, तो क्या आ जाएगा? 4 एक कम 4, 4 5 20, 150 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक बार और कर लेते हैं इसको। ये आ गया 420, 420 में 4 का भाग देंगे, तो 4 एक कम 4, 4 5 20, और यहाँ पर डेट कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक गलती हो गई है। क्या गलती हो गई? जो कि सामान्य लोग करते हैं। क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर देखो भाग देने में बहुत लोगों से गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोगों से। यहाँ जो भाग देते हैं, चार एक 150 नहीं है, इसका आंसर आएगा 4 एक कम 4। अब यहाँ पर जो दो है, यहाँ पर लोग कहे सीधे 5 लिख देते हैं, लेकिन जीरो आएगा यहाँ पर, 105 आएगा इसको। फिर कई लोग इसको सिर्फ 15 लिख देते हैं, 150 लिख देते हैं, जैसे मेरे से हो गई अभी। तो ये गलती कैसे दूर होगी? प्रैक्टिस करने से। इसका आएगा 105 और इसका आ जाएगा 105, कितना हो जाएगा दोस्तों? 210 हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा 7वां प्रश्न था। आगे हम देखते हैं कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। ये कैसी बात हुई? इसके लिए क्या है, थोड़े से आपको विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 9 से है। संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है
वो संख्या 3 से हो जाएगी विभाजित। संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 9 से विभाजित मानी जाएगी। किसका योग जो है 3 से विभाजित है लेकिन 9 से नहीं है, वही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। फास्ट आपको प्लस करना है। देखिए हम करते हैं। 4 3 7 2 9 1 10 8 18। 18 तो देखो दोनों से विभाजित है। 3 3 9 1 10 8 18, ये दोनों तीनों से विभाजित है। 9 1 10 2 12 3 15 3 18। तीन ऑप्शन हमने देखे, प्लस कितना आया 18, तो ये 3 से भी विभाजित है और 9 से भी है। अपने आप ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्लस करके देख लेते हैं। 7 2 9 2 11 1 12 3 15। 15 योग ऐसा है कि 3 से विभाजित तो है लेकिन 9 से नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी और 9 से विभाजित ये नहीं होगी। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आपने क्या सीख लिया, 3 से विभाजिता का नियम और 9 से विभाजिता का नियम। यदि नहीं आपसे बनता था तो आपने सीख लिया। आगे देखते हैं। वह संख्या चुने जो 3 5 और 2 से विभाज्य है। देखिए ये सवाल बहुत आते हैं, आयोग की ये टेंडेंसी रही है, यदि उसने एक सवाल दे दिया उसी उसी टाइप के जो है कम से कम 4 5 सवाल दे देता है, जैसा कि इसमें हो गया है। 3 5 और 2 से, तो देखो तीनों से विभाजित, 2 से विभाजिता का नियम है कि सम संख्या होनी चाहिए। देखो ये 2 तो पहले ही कट गए, क्या हो गया, कट गए। 5 से क्या है विभाजिता का नियम कि 0 या 5 होना चाहिए अंत में, देखो ये दोनों में है। अब क्या करना है हमें, हमें 3 से देखना है, ऐड करना है। 8 3 11 1 12, तो 14 4 18, तो देखो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, सी नंबर। और अब हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है 13 से विभाजित। अब 13 से विभाजित का नियम देखो सीखना नहीं है, क्योंकि ये जो नियम है ये हम डायरेक्ट भाग देंगे तो उससे भी कठिन हो जाएगा, है ना। कौन सी संख्या 13 से विभाज्य है ना। आप देखिए 13 से विभाज्य का चारों से एक तो भाग दे के देखना पड़ेगा, तो आपकी जो है कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसमें कैलकुलेशन हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम प्राइमरी टीचर हैं, हम बच्चों को ट्रिक नहीं सिखाने वाले हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप उसमें ट्रिक नहीं लगेंगी, आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर फास्ट होनी चाहिए। तो हम देखो ऐसे ही देखते हैं कि मान लीजिए तुक्का ऐसे लगाना है जो 13 से डायरेक्ट विभाजित हो जाए, 13 की टेबल में आ जाए। तो देखो सी नंबर में आ रहा है, तो 13 पच्चे 65, जीरो आ जाएगा, 13 चौके 52, देखो डायरेक्ट हमें उत्तर आ गया। तो आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि डायरेक्ट आप भाग दे पाए, छोटे मोटे जो भाग हैं, कि आपको उतना अंदर डिवाइड ना करना पड़े। अब इनमें से कौन 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम है कि वो संख्या सम होनी चाहिए। 4 से विभाज्यता का नियम है कि अंत के 2 अंक जो हैं वो विभाजित होने चाहिए किससे, 4 से। 8 का विभाज्यता का ये नियम है कि अंतिम तीन अंक ले लीजिए, 234, 342, 840 और 204। तो देखो 840 तो देखते ही पता चल रहा है कि 8 एकम 8 और 0 8 पंचे 40, ये डिवाइड हो रही है आपका। कितना सरल आंसर पता चल गया, देखते ही हमें पता चल गया है। इस तरह से हम बहुत सारे सवालों में टाइम सेव कर सकते हैं। फिर भी हमें याद रख लेना, हर सवाल में टाइम सेव नहीं कर सकते, वो सवाल कैलकुलेशन वाले जरूर आएंगे, है ना। आगे देखते हैं। कौन सा 18 से विभाज्य है। 18 का मतलब होता है 9 गुणा 2, मतलब जो संख्या 2 से विभाजित है प्लस 9 से है, वो संख्या 18 से भी विभाजित होगी। तो मतलब पहले तो 2 का मतलब क्या है, हमें सम संख्या देख लेनी है। इसमें देखो ये एलिमिनेट हो गया, ये संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। अब 9 से देख लेंगे विभाजित करके। अब 5 3 8 8 16, 16 9 25 2 27, तो 27 हो गया। 27 9 से विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा 6 से विभाज्य है। 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3। 2 का मतलब है वो संख्या क्या होगी, आपकी सम होनी चाहिए। तो देखो 2 और 3 अपने आप घट गए। 3 से विभाज्यता का ये नियम है, इस अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इनके अंकों का योग आप जोड़ लेना, फिर 3 से विभाजित कर लेना है। दोस्तों ये किसमें करेंगे आप, हाँ हाँ आपको ही करना है, ये आपको करना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से 13 से विभाज्य कौन है। तो 13 से विभाज्यता का नियम, अभी आपने क्या देखा, 13 से ऐसा कोई देखिए नियम है नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम क्या करेंगे, 13 से भाग दे के ही देखेंगे। हमने आसान तरीका क्या है कि देखना है कि कौन 13 से 2 अंक कट रहे हैं। इस पे करके देख लेते हैं। 13 3 39, एक जीरो आ जाएगा, 13 दूनी 26, फिर जीरो, 13 एकम 13। ये कहलाती है किस्मत दोस्तों, कि आपका आपने एक बार में सिलेक्ट करा कोई नंबर और एक बार में ही कट जाए।
तो 13 या 17 से आया, तो आप देख लेना शुरू के कोई 2 अंक यदि कट रहे हो तो वहां से स्टार्ट करना है हमें, भाग देना। तो देखिए हमें आंसर जो है तुरंत मिल गया है इसका। आगे हम बढ़ जाते हैं। 15, निम्नलिखित में से भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न क्या है दोस्तों? अब ये जो है, इसमें आपको निकालना पड़ेगा। कुछ में तो लग जाती है ट्रिक, जैसे हम लाइन से रख देते हैं, 35/80, 58/148, 44/120 और 33/100। अब इसमें क्या है, कई बार दो दो के अंतर भी हम देख सकते हैं। कैसे? जैसे इन दोनों का देखना है तो तिर्यक गुणा कर लीजिए। ये है आपकी 4400, ठीक है, क्या है 4400, ये हो जाएगी, गुणा करके देख लो। 12×3 = 36, 12×3 = 36 और 3 × 39, तो देखो ये बड़ी है 4400 जब गुणा किया। मतलब इन दोनों में कौन सी बड़ी है दोस्तों? ये वाली। एक तो एलिमिनेट हो ही गई दोस्तों, है कि नहीं? अब एक और काम करना है, इसको यदि 120 हम बना लें, कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे इसका? तो क्या कर सकते हैं इसमें, 2 से भाग दे दें और 3 से गुणा कर दें, ये हो सकता है इसका। क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 120, 17.5 आ जाएगा। 3 से गुणा कर लें तो 40 तिया 120, 17 × 3 = 51 दोस्तों। तो देखो ये बड़ा हो गया ना, तो ये भिन्न अभी इन दोनों में बड़ी है। 35/80 और 58/148, इन दोनों में कौन सी बड़ी है अभी पता नहीं है अभी, लेकिन 1 और 3 में ये बड़ी थी। कैसे पता करा? या तो आप हर को समान कर लें, या आप तिर्यक गुणा कर लें। दो ऑप्शन आपके बहुत अच्छे माने जाते हैं मेथड, है ना। अब 80 का 58 में करेंगे, 35 का 148 में, देखिए 100 से ऊपर है। आपको ऐसे ही अंदाजा लग जाना चाहिए, आप राउंड फिगर में कर सकते हैं। 80 का 60 में करके देख लो, 4800 आ गया। कितना आ गया? 4800। इसको 150 लिख लो, 150 का 3500 कर लो, 150 का 35 से कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, है ना। आप 5 से करो, 5×5 = 25, एक एक का कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन तो है ही। आप इतना भी क्या शॉर्टकट करना। तो 5 से करेंगे तो 5×5 = 25, 5×1 = 5, 2 7, 750। तो 3 बार करेंगे तो 45, 450, 0 5 7 5 12 और 2, ये कितना आ गया? 4250। लेकिन अभी पर क्या गलती की है हमने, अभी यहाँ पर 4 की जगह 5 लिखना था। कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। तो ये वाली भिन्न फिर एक बार और देख लीजिए साफ शब्दों में, 35/80 और 58/148। क्या तरीका है? आपने पढ़ा होगा, या तो हम एलसीएम लेके सही करें, या आप तिर्यक गुणा कर लें दोस्तों। तिर्यक गुणा का एक और हमने तरीका निकाला है कि राउंड फिगर में देख लें, 2 यहाँ जोड़ दे तो 60 हो जाएगा, एक 150 का यहाँ, तो हमने इसका देखा है, ये आया है इसका उत्तर 5250 और इधर का 4800। तो दोस्तों कौन सी बड़ी है? 5250, यानी 35/80 बड़ी है। अब आप कहेंगे कि बहुत कैलकुलेशन हो गई, हो तो गई कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन में था क्या? गुणा ही तो करना था। पांचवी के बच्चों को हम गुणा भी तो सिखा रहे हैं, इतने 3 3 अंक के, 4 4 अंक के। हमें तो और ज्यादा आना चाहिए, इतना आपको आना चाहिए। और इसलिए आपको आदत थोड़ी सी ट्रिक की हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि ज्यादा हो गया, लेकिन प्रैक्टिस करिए आप। यदि बात माने मेरी तो जरूर करनी चाहिए। आगे देखते हैं, इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 1/12, 4/50, 18/218 और 19/230। एक दो तो मैं ही कर देता हूं। देखो यहाँ पर, यहाँ कैसे 50 आ गया और यहाँ पर 48, तो ये आ गया ना 50 यहाँ पर तिर्यक गुणा करने पर, तो ये तो वैसे ही कट गई। समझ में आ रहा है ना आपको कि मैं तिर्यक गुणा कर रहा हूँ तीनों का, ये 50 आ गया, यहाँ 48, तो जो ज्यादा बड़ी है ये नंबर हो गई इन दोनों में। अब यहाँ देखो ये 28 है, 12 का करेंगे 18 में गुणा, तो ज्यादा कौन आएगा? जब 12 का 18 में करेंगे, तो ये भी कट गया, बचा क्या? ये बड़ी है इन तीनों में। अब हमारे दो ऑप्शन है। अब देखो कई बार अंदाजे से चीजें चल जाती हैं, तो 230 का गुणा जब आप 18 में करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। 28 का 19 से करेंगे तो उतना बड़ा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो 3 डिजिट की ये संख्या है। क्या है ये? 3 डिजिट की संख्या है। अब देखना है इन दोनों में, आपको पता चल गया ये सबसे बड़ी है। तो प्रश्न क्या था कि हमारी सबसे छोटी क्या है, तो सबसे छोटी तो हमने पहले ही यहाँ एलिमिनेट कर दिया था, पहले ही हमें उत्तर निकलता था। आपको जब देखना है कि छोटी भिन्न है तो शुरुआत में ही पता चल गया था। हालांकि चारों कर लेते तो भी पता चल जाता है,
4/50 जो है सबसे छोटी भिन्न है इनमें से। एक तरीका ये है। दोस्तों ये मत सोचना कि केवल एक ही तरीका है, आपको यदि इससे अच्छा तरीका आता है तो आपको उससे करना है। यही तो मैथ की खूबसूरती है। एक प्रश्न के चार चार पांच पांच तरीके हो जाते हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगता है। कई बार क्या होता है कि हमसे मान लो एक तरीका आपसे पहले से आ रहा है, हो सकता है मेरा तरीका ज्यादा आसान हो, लेकिन आप उस तरीके को सॉल्व कर रहे हैं, आपको वही आसान लगेगा, तो उस पे ही करिए। लेकिन जो नई चीजें आ रही हैं वो जरूर सीखें आप, है ना। आगे बढ़ते हैं। नियमित पंचभुज, नियमित का मतलब होता है कि बराबर भुजाएं वाला। ये पंचभुज है, इसका परिमाप क्या है? 1550। 5 से भाग देंगे तो इसकी एक भुजा लंबाई आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 × 3 = 15, 310 जो है आपका मीटर, इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका ये उत्तर सही हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कुछ हमारी जो टेस्ट सीरीज भी चलती है, और ये टेस्ट सीरीज बहुत से मामलों में जो है यूनिक है। ये यूनिक इस तरह से कि जो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वैसा डिस्क्रिप्शन जो मेहनत की गई है इसमें, पूरा सॉल्यूशन दिया गया है ना। और आप यदि मैथ देखेंगे तो ये गणित, जैसे आप अभी गणित पढ़ रहे हैं, तो ये गणित जो है आपके पूरे टेस्ट इसमें डाल दिए गए हैं। आप प्रीव्यू देख सकते हैं, आपको जो है सवाल जो दिए गए हैं, आपके दिए गए हैं इसमें सवाल, पूरी पेडागोगी आपको जो है इसमें दी गई है, और सॉल्यूशन भी इसमें दिए गए हैं। आप यदि देखें, सॉल्यूशन सबके डलते भी जा रहे हैं और बहुत सारे डल भी गए हैं सॉल्यूशन। कोई भी आप इधर ये जो टेस्ट है आप कोई भी देख लें, बहुत सारे देखो अभी शेड्यूल में लगा दिए हैं। प्लस खासियत ये है हमारे कि टेस्ट सीरीज के नीचे हम वीडियो भी उसके अपलोड कर देते हैं। इसका ये मतलब है कि सॉल्यूशन आपको मान लो नहीं समझ में आया, भाई वीडियो है ना हमारे पास, वीडियो सॉल्यूशन देखिए, कॉन्सेप्ट तो भाई क्लियर होके रहेगा। मान लो हम ये वाली देख रहे हैं अपना बाल ईवीएस की अपना रिव्यू देख रहे हैं, तो पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य है यहाँ पर आप देखिए कि स्वच्छ ईंधन, वायु प्रदूषण के लिए कौन सा विकल्प सही है। नीचे आप देखिए वायु प्रदूषण, सीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सब कुछ हमने दे रखा है, और वो भी इमेजेस, स्टिकर सब कुछ लगा के, ताकि आपको जो है बहुत वो ना लगे, ऑड ना लगे, बहुत थोड़ा अट्रैक्टिव ही लगे, क्योंकि जो इसका प्रेजेंटेशन है वो आपको इसमें यूनिक दिलाएगा। तो आप जो है जल्द से जल्द आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और संडे में जो है हम इसका बिल्कुल कंपटीशन रखेंगे एफएलटी का, कि आपके टॉपर्स भी, ताकि हमारा जो है कंपटीशन खुद हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ स्टे कर रहे हैं इस कंपटीशन में। तो दोस्तों इसको आप कर सकते हैं ज्वाइन। और बाकी हमारी यूट्यूब की क्लास भी चली रही है, हर तरह से आपको जो है सपोर्ट दिया जाएगा, जब तक कि हमारा आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। आगे हम देखते हैं। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार तार के एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो वर्ग के क्षेत्र का क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये आपका कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। वृत्ताकार तार है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। इसको मोड़ करके बनाया गया है किसमें? एक वर्ग में। ये आपको आ गया समझ में। इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात, तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले हम लिखेंगे और वृत्त के क्षेत्रफल बाद में लिखेंगे, और उन दोनों का क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। पहले तो दोनों की हमें भुजा ही पता हो। पहली बात देखिए, इसका क्या है? 28 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7। आर क्या है? 28 है, और गुणे 28, ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल किसका है? हमारे वृत्त का। लेकिन इसको हमने बनाया किसमें? वर्ग में। तो वर्ग तब तक हमें नहीं पता चलेगा जब तक इसकी हमें परिधि न पता चले। दोस्तों परिधि भी हम निकाल लेते हैं। 2 पाई आर इसकी क्या है? परिधि है आर। 2 पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, और आर हो गई हमारी 28, 7 × 4 = 28। ठीक है, 44 × 4। मान लो इसका जो परिधि है, यही इसका क्या हो जाएगा? परिमाप। इसको हमें 44 × 4 ही लिखने देना है। क्यों? क्योंकि 44 4 बार, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों? 44 हो जाएगी। इसलिए भी हम लोग कई बार क्या होता है कि पूरा सॉल्यूशन नहीं करते हैं एक बार में। क्यों? क्योंकि वो आगे चल के कट जाता है। तो अब हमें क्या पता चल गया? इसकी भुजा 44 है, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल ये है वृत्त का, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 44 × 44। अब क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 44 × 44। अनुपात क्या है? 22/7 × 28 × 28। ये आपका जो उत्तर होगा
यही इसका उत्तर होगा। ऊपर क्या है, यह वर्ग का क्षेत्रफल, नीचे क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। यदि नहीं आया हो समझ में, थोड़ा आप नए हैं तो थोड़ा सा आप पीछे करेंगे वीडियो को, आ जाएगा समझ में। तो देखिए 22 दूनी 44, अब आप काटा पीटी करते जाएं, है कि नहीं। इस 7 जो है नीचे वाला ऊपर चला जाएगा दोस्तों, है ना। 7 चौके क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, है ना। तो 4 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 से यहाँ काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ बचा 11 और यहाँ बचा 14, तो दोस्तों क्या हो गया, 11/14। अब आप कहेंगे कि कैलकुलेशन में कितना समय लग गया। अभी यही मैं आपको समझा नहीं रहा होता तो 1 मिनट में कर देता। क्यों, क्योंकि मुझे समझाना नहीं है ना। आप भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्पीड बन जाएगी, है ना। आगे हम बढ़ जाते हैं। अब आ गई आपकी पैडागॉजी। तो कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए कौन सा सही है। तो कक्षा 1 और 2 को हम गणित पढ़ा रहे हैं तो भाई क्या सही है, केवल मौखिक प्रश्न कराएं तो भाई ऐसा नहीं है, भाई लिखाएं पढ़ाएं, है ना। आईएएस वाइस बनाएं आगे। भाई मौखिक प्रश्न करेंगे तो भाई क्या उन्हें इंटरव्यू बस थोड़ी देना है, हमें लिखित भी, मौखिक भी और एक्टिविटी भी। विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि का समाकलन करना चाहिए। यही इसका सही उत्तर है कि हमें जो है 1 और 2 में गणित को गणित के रूप में नहीं पढ़ाना है, उनके आसपास की चीजें जोड़ दो उसमें, है ना। भाषा को जोड़ दो, कला को जोड़ दो, तो ये चीजें सबको हमें इंटीग्रेट करके पढ़ाना है। अब गणित नहीं पढ़ाना चाहिए, भाई गणित नहीं पढ़ाएंगे तो भाई लॉजिकल एबिलिटी कैसे बढ़ेगी बच्चों की, है ना। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराएं, तो जो है बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, ये तो ठीक है। इससे ज्यादा सही है हमारा बी नंबर का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप, जो हम क्रियाकलाप एक्टिविटी करा रहे हैं और जो थोड़ा चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग पजल है, तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हम प्रतिभाशाली को अवसर प्रदान करें, ऐसा नहीं है। इसका जो सही उत्तर है कि ये सब हम क्यों देते हैं बच्चों को, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, कि बच्चे जो हैं अपने स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता में सहायक होती हैं चीजें, है ना। उनकी विश्लेषण करने की क्षमता और वो जो स्केल जो सीख रहे हैं उसको भी एनहेंस करने में वो सहायक रहती हैं, ये सब चीजें। आइए आगे बढ़ते हैं हम। आइए हम शुरू करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। ज्योमेट्री हम पढ़ाते हैं ना, कौन सा भाग पढ़ाते हैं, औपचारिक रहता है कि अनौपचारिक। अब देखो जब हम 2 में पढ़ाते हैं, कक्षा 2 में, हम ये थोड़ी कहते हैं कि चलो बच्चों अब पढ़ेंगे हम रेखा गणित, ऐसा तो हम कहते नहीं है। इसका मतलब हम उनका थोड़ा थोड़ा बेस बना रहे हैं, मतलब हम औपचारिक तरीका नहीं अपनाते हैं, क्या अपनाते हैं, और अनौपचारिक तरीका। इसलिए हमारा दूसरा उत्तर जो है सही हो जाएगा। औपचारिक तरीका कब आता है, अच्छा बच्चों को हम कब बता देंगे, देखो ये हमारी ज्योमेट्री है, या तो 4th 5th में बताते हैं, या स्पेशल 6th से तो हम पता ही चल जाता है उन्हें। वैसे 4th में भी उन्हें आजकल बच्चों को पता चल जाता है कि हाँ ये ज्योमेट्री है। तो 1 2 में तो विशेष करके हम बिल्कुल ही नहीं बताते उन्हें कि भाई ये ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ये हमारी अर्थमेटिक है ना। ये हम कोई डिवीजन नहीं करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। एक शिक्षक गणित की कक्षा में कम्युनिटी और भागीदारी भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, भाई उसे क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिटी और पार्टिसिपेशन क्या है। कम्युनिटी का मतलब है कि मान लीजिए बच्चे खाना खा रहे हैं, 4 बच्चे खाना खा रहे हैं, उससे क्या बढ़ेगी, उनमें कम्युनिटी वाला गुण बढ़ेगा। हम कोई ग्रुप एक्टिविटी दे रहे हैं, चार चार बच्चे मान लो हैं, 4 बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो यही तो कम्युनिटी है ना। हम कहते नहीं, हम टीचर्स स्टाफ रहता है कि हमारी टीचर कम्युनिटी है। कम्युनिटी मतलब जहाँ लोग इकट्ठे हों, अपने अपने विचार एक दूसरे को जो है शेयर करें। कम्युनिटी का मतलब जहाँ लोग इकट्ठे हों, बच्चे जहाँ ग्रुप में हों। दूसरा भागीदारी का मतलब है कुछ पार्टिसिपेशन करें वो, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो चीजों में, पढ़ाई में। तो हमें क्या नहीं करना है भैया, एक दूसरे के विचारों को, छात्रों को प्रोत्साहित करना है तो बिल्कुल करना है भैया। छात्र स्तरों के साथ जुड़े कार्य प्रदान करना है। शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु स्ट्रेटजी, तो ये नहीं करना है। आगे देख लें, छोटे समूहों में विभाजित करना है, बिल्कुल करना है। ऑप्शन डी इसलिए सही है कि हमें जो है उन्हें सॉल्यूशन नहीं देना है प्रॉब्लम का। ग्रुप में हमने मान लीजिए बांटा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया तो बचा क्या उन लोगों के लिए। प्रॉब्लम हम देंगे तभी तो वो अपने ग्रुप में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे।
इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप जो है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो भाई मैं नहीं कर सकता इसमें कुछ। समझ में आ रहा होगा, मैं इतने थोड़ा आसान तरीके से समझा रहा हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं। रुचि और प्रेरणा की कमी, भाई मोटिवेशन की कमी को छोड़ करके दिए गए कारणों का एक परिणाम क्या है? ठीक है, बच्चों में। तो अच्छा, पूरा हम पढ़ लेते हैं। गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में, अब एक चीज बताओ, गणित बच्चों को कठिन लगती है, लगती है, तो उनको जो है क्या चीजें कठिन लगती हैं वो बताना है, और क्या उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो प्रतीकात्मक भाषा की प्रधानता, सही बात है, सिंबल उन्हें कठिन लगते हैं, लेमडा डेल्टा। ये प्राइमरी में भी, जहां से वो भिन्न या प्लस माइनस वन टू के बच्चे, उनकी तो दुनिया कुछ नहीं, उनकी दुनिया क्या है, उनकी दुनिया में तो चॉकलेट है, खेल है, और वो अचानक प्लस माइनस के जहां साइन देखते हैं पहली बार घबरा जाते हैं, है ना। तो ये तो कठिन लगता है उनको। प्रक्रियाओं की प्राथमिकता, हाँ, ये हो जाता है जब वो बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, हम कर देते हैं भाई ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व करना है। उन्हें हम बताते हैं कि ये आपको क्या करना है, पहले लैंग्वेज लिखनी है, फिर दूसरे स्टेप में इसका मल्टीप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा प्राइमरी के बच्चों को कठिन लगता है। लेकिन यहाँ गहराई से समझ ये एप्लीकेबल नहीं है। प्रश्न क्या है कि किसको छोड़ करके, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइमरी में जो है हम बेसिक सिखा रहे होते हैं, उनके दैनिक जीवन से छोड़कर, तो वहां इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है कि गहराई से समझ, इसकी वजह से जो है वो ने इंटरेस्ट कम हो जाता है। हालांकि सेकेंडरी क्लास में जब 11 ट्वेल्थ में कोई है बच्चा ग्रेजुएशन में है, क्योंकि वहाँ कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ जरूरत है गहराई से समझ की, कि वहाँ यदि गहराई से समझ नहीं है तो उनको कठिन लगेगी। लेकिन हम प्राइमरी के स्तर पर ये जो है बी जो है इसका जो है उत्तर हो जाएगा, कि ये एप्लीकेबल नहीं है, किसको छोड़ करके, बी को छोड़ के, यही आयोग ने माना है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए कौन सा सही नहीं है? वे विशेष शिक्षा के समान है? तो बिल्कुल नहीं है। स्पेशल एजुकेशन क्या कहलाती है? स्पेशल तो हम उसे कहते थे कि जिनकी, मान लीजिए जो CWSN चाइल्ड हैं, उनको अलग से स्कूलों में जो पढ़ाते थे विकलांग बच्चों को, तो वो है आपकी विशेष शिक्षा। तो यही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना, तो बिल्कुल ये से हम कह सकते हैं कि जो वीक स्टूडेंट है, एक एक छात्र पे हम ध्यान देते हैं, किसमें, चारात्मक शिक्षण में। केवल विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए नहीं है, हाँ बिल्कुल। विशेष मतलब CWSN, यहाँ क्या है, स्पेशल नीड, ये उन छात्रों के लिए है जिनकी और जरूरतें हैं, उन छात्रों के लिए जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं, इनके लिए। तो कौन सा सही नहीं है? तो जो आयोग ने दिया है वो उत्तर है कि विशेष शिक्षा के समान है। ये जो है आयोग ने बताया है इसका उत्तर। आगे देखिए, हालांकि कई जगह ये भी देखिए मुझे मिला है, दोनों उत्तर मुझे मिले हैं। कई जगह लिखा है कि केवल विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये सही नहीं है। ये कह रहा है कि विशेष बच्चों के लिए है, लेकिन एक जगह इसका लॉजिक ये मिला कि विशेष जरूरत यानी CWSN। तो यहाँ CWSN को थोड़ी हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। आगे देखते हैं। शिक्षक द्वारा व्यवहार घटना के तथ्यात्मक विवरण का रिकॉर्ड करने और वास्तविक रूप से समझने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण किसे संदर्भित कर रहे हैं? तो इसका जो उत्तर जो एनालिसिस करने पर मुझे जो मिला है वो है इनमें से कोई नहीं, कि इन सब के द्वारा जो है हम डिटेल में नहीं रख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, रेटिंग लिस्ट, हालांकि इसका डिटेल नहीं मिला है। यदि कोई इसका उत्तर डिटेल में आपको यदि मिल जाता है, तो क्योंकि इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, है ना। ये आपका कोई लॉजिक है, हालांकि अवलोकन इसका उत्तर लगता है। प्रश्न है कि तथ्यात्मक विवरण को रिकॉर्ड करने, वास्तविक रूप में समझने के लिए उपयोग किया जाने वाला खुला उपकरण क्या है? आयोग ने दिया है डी, लेकिन इसका लग क्या रहा है? बी नंबर उत्तर, कि अवलोकन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिटेल रिकॉर्ड रख सकते हैं उनका, वास्तविक रूप हम समझ सकते हैं, क्योंकि अवलोकन से अच्छा कोई तरीका नहीं होता है किसी भी बच्चे को समझने का, है ना। तो इसका थोड़ा आप उसमें रख सकते हैं, कंफर्म नहीं, लेकिन आप यदि माने तो बी जरूर माना जाएगा। इस पे आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अवलोकन एक अच्छा तरीका होता है बाकी की तुलना में। असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को क्या बनने में सहायता करना होना चाहिए। तो हमें बच्चों को क्या करना होता है? तो शारीरिक रूप, भावनात्मक, आर्थिक, तो सबसे ज्यादा सही है कि हमें पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित,
कि वो बच्चा जो है, पर्यावरण का मतलब है घर, परिवार, समाज, इन सब में जो है अच्छे से क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। तो ये ज्यादा उद्देश्य रहता है। डी उत्तर सही है। आगे देखते हैं। अब ये आ गए आपके टेक्निकल। टेक्निकल मतलब न्यूमेरिकल्स। 90 रुपए से 10% अधिक है। अधिक है मतलब 100% तो खुद हो गया 90, और 110 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 11 9 99। सही उत्तर हो जाएगा 99। इनमें जो है आप समय की बचत कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह के प्रश्न में जितना जल्दी कर लेंगे उस समय आपकी बचत हो जाएगी। एक्स का 12.5% क्या है? एक्स का 12.5% यानी कितना, क्या है? 6। तो मान ज्ञात कीजिए। जीरो हटा दें और यहाँ जीरो लगा दें। ठीक है। 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ठीक है। तो 5 का भाग दे, 12 पंजे 60 और 12 चौके 48। कितनी जल्दी आ गया। वे कैसे आएगा, कैलकुलेशन से आएगा। आपको पता होना चाहिए कि बराबर के इस साइड ऊपर लिखा है, इस साइड तो उसका भाग जाता है, और ये नीचे और ऊपर का गुणा होता है। इन टेक्निक का उपयोग करके आप जो है शॉर्ट में कर सकते हैं। और इसी को आप यदि गुणा करते हुए लिखते जाते, 4 स्टेप में आता तो उसको, यदि आपसे मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल वैसे ही करिए। आप ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में गलत कर दो, भाई सही उत्तर करना है, पर्याप्त टाइम है। लेकिन कोशिश करें कि जो भी आप तकनीकी कर रहे हैं, जो तरीका अपना रहे हैं, उसमें ही आप थोड़ी सी स्पीड ले आए, वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। प्रतिशत के रूप में अनुपात लिखिए। इसके देखो दो तरीके मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया से। जो एक ताजा ताजा तरीका देखो आप, 3/5 लिखा है, प्रतिशत के रूप में लिखना है। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में होना चाहिए क्या, 100। मान लीजिए किसी के 50 60 नंबर है, 100 में से 60/100 लिखा, मतलब कितनी परसेंट है उसकी, 60% है। नीचे बनाना है 100, किसका गुणा करेंगे, 20 का। 20 का कर दो ऊपर, ये हो गया 100। ऊपर क्या हो गया, 60, 60/100। कितनी परसेंट हो गई भाई की, 60% हो गई। दूसरा क्या तरीका है, अनुपात में लिखा है गुणे 100 कर दो। क्या कर दो, गुणे 100 कर दो। यदि बटे में कोई लिखा है भिन्न, गुणे 100 कर दें तो क्या हो जाएगा, 20 पंजे 100 और 20 तिया 60। क्या आ गया, इस तरह में भी 60 आ गया, है ना। वैसे तो हम 100/100 करते हैं, उससे क्या होगा, 60/100 निकल आता है, 60 हो जाता है आपका परसेंट। तो ये दो तरीके हैं, आपका कोई भी तरीका जो है। तीसरा तरीका है तो वो आप अपना अपना लीजिए, है ना। सही होना चाहिए भैया। वह संख्या चुने जो 2 और 7 से विभाजित है। 2 मतलब वह क्या होनी चाहिए, सम संख्या। तो ये देखो हो गई, एक कैंसिल हो गया। 7 से विभाजित आप कर लीजिए, है ना। देखो 7 तिया 21, 35, ये तो कट गई हमारी, है ना। यहाँ देखिए 7 7 49, यहाँ 7 7 49 और 7 6 42, ये हो जाएगा भैया सही उत्तर। देखिए अब कैसे आ गया, 7 7 49, एक जीरो हो जाएगा, फिर आ जाएगा 7 7 49 और 4 7 6 42, इतना आ जाएगा उत्तर आपका, है ना। तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर एक जीरो जरूर आ जाएगा, यदि 5 डिजिट है यहाँ पर, एक दो, अच्छा यहाँ 4 आएंगे, 70 और 76, ये आ जाएगा आपका। तो ये आप डिवाइड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आ जाएगा। और ये था आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए तो जरूर आप ज्वाइन कर लें, है ना। और आपको देखो पैसों की, कई लोग कह रहे थे, लेकिन इतनी जो मेहनत कर रहे हैं हम लोग, अब आप खुद ही देखिए, उसमें वीडियो एनालिसिस देख रहे हैं हम लोग, 2 3 लोगों की टीम, ऐप बनवाने का खर्चा, और लगातार आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसका कॉस्ट ज्यादा नहीं है। और कुछ टेक्स्ट बुक वगैरह जैसा थोड़ा हम नहीं रख रहे हैं कि वो पुराने हुए टेस्ट जो है, जो आपके सीटेट में है या केवी नवोदय के हैं, वो टेस्ट कॉपी करके डाल दिए। तो इस तरह का हम नहीं कर रहे हैं, हम नए टेस्ट बना रहे हैं, और जो एग्जाम ओरिएंटेड है, और जो आएगा आपका न्यू सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैं बता दूं, जो अभी तक जो है कंडीशन क्या है, 156, अभी शाम को मैंने देखा था 156 लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है, और उसके जो कुछ फ्री टेस्ट हैं वो लगा लिए हैं। और इनमें से बहुत सारे लोगों ने जो है टेस्ट सीरीज परचेज कर ली है। वो नंबर भी आपको बता दूंगा, वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहता है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। आगे इस संडे को आप फ्री टेस्ट देंगे तो वो भी हम बता देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।